नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में कोरोना की वेव लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 2 मौत हो चुकी है। हालांकि दोनों ही मौतें बुज़ुर्गों की हुई हैं और दोनों ही महिलाएं थी। एक मौत दिल्ली की 90 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला की हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि महिला का इम्यूनिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा डाउन था और उसकी उम्र 90 प्लस थी और इसी वजह से वो कोरोना की जो वेव है उसको सह नहीं पाई है। हालांकि सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। कहा यह गया है कि अस्पतालों के अंदर ख़ास तौर से दिल्ली के तमाम बड़े जितने भी अस्पताल हैं उनमें तमाम जो दवाइयाँ हैं और सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था। इससे पहले लगातार दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी दिल्ली के अस्पतालों में जा कर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाने की सलाह जारी की है। आम जनता से ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा ना जाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वहीं मास्क पहनने का भी जनता से अपील की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में कई इलाकों के अंदर औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना की भयावह लहर ना आए और इसलिए जनता को कुछ सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्वास्थ्य से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस महकमे से जुड़े अधिकारियों से पूरा रिपोर्ट कार्ड लिया गया था। कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें विकट स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए ख़ास उपाय करने की बात कही गई थी। वहीं सरकार दावा कर रही है कि अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उसके लिए सरकार के पास पूरे उपकरण मौजूद हैं और ऐसे में जनता को घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जिलाधिकारी के द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया और जिसमें 131 से भी अधिक जो शिकायतें हैं वो आई हैं और जिसमें खासकर अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें थी। इसके साथ ही कुछ लोगों के ऐसे बिजली के बिल थे कि जिनको माफ़ कराना था, इस तरह की शिकायतें थी, जो कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं और उनका जो बिल है वो अधिक आया हुआ है, उसको माफ़ भी जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीबों को सहारा मिल सके और जो कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा एक भिक्षा वृत्ति को लेकर भी गाड़ियों का प्रबंध किया गया है कि जो बच्चे सड़क पर भिक्षा वृत्ति मांगते हैं उनको पकड़कर उनको पढ़ाई के लिए भेजना, ये कहीं ना कहीं अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसके कहीं ना कहीं लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो लोग सड़कों पर लगा देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी को लेकर एक ऑटोमेटिक जो पार्किंग है वो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब समाप्त होने वाला है। यानी कि जल्दी लोगों को एक अच्छी पार्किंग मिलेगी, जो कि 3 लेयर में पार्किंग होगी, यानी कि 3 मंजिल तक वो पार्किंग होगी। वहाँ पर अपने लोग गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि चाहे कोई भी गरीब हो, यदि किसी की कोई फरियाद आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। पंजाब के अंदर इजी रजिस्ट्री के बाद अब इजी जमाबंदी पोर्टल का लॉन्च पंजाब सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मिलकर इस पोर्टल का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि अब आने वाले दिनों के अंदर जमीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज को लेकर अब लोगों को तहसीलों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जब पंजाब सरकार ने इजी रजिस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया था तो उसके अंदर ये सुविधा दी गई थी कि अब पंजाब का कोई भी बाशिंदा किसी भी शहर में बैठकर अपनी रजिस्ट्री को
बुक करवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है और उसको दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए पोर्टल के लॉन्च होने के बाद पंजाब की तहसीलों में अब रजिस्ट्री को लेकर जो पहले एक बहुत कठिन प्रक्रिया मानी जाती थी वो बहुत ज़्यादा सरल हो चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अब किसी भी तरीके से कोई रिश्वत पंजाब के अंदर नहीं चलती, क्योंकि तमाम चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन अब इजी जमाबंदी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद अगर आपको ज़मीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत है तो आपको तहसीलों या फिर सांझ केंद्र के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल के अंदर ही ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप अपने ज़मीनों के दस्तावेज जो हैं वो निकाल सकते हैं। और साथ ही पंजाब सरकार ने ये भी अब दावा किया है कि जब रजिस्ट्री होगी तो उसके इंतकाल के लिए अलग अलग पटवारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से ही आपका जो इंतकाल है वो ऑनलाइन आगे चला जाएगा और तय समय के अंदर वो इंतकाल जो है वो ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा। तो इन दोनों क्रांतिकारी कदमों से सरकार का ये मानना है, एक तो समय की बचत होगी, दूसरा आम लोगों को परेशानी जो होती है वो नहीं होगी, और तीसरा जो आमतौर पर तहसीलें बदनाम थी कि वहाँ पर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, लेकिन अब किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज की बेहद खास प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। हम आपको बता दें कि ये पुरानी यानी यहाँ का मान्यता यह है कि पूरे देश भर में अब 27 जून को रथ यात्रा की मेले की शुरुआत हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ठीक 15 दिन पहले काशी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के 51 कलशों के साथ उनका जलाभिषेक किया जाता है और तमाम प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो ऐसे में सारे भक्त यहाँ पे उमड़े रहते हैं इसलिए कि भगवान का दर्शन कर पाए। लेकिन जब जलाभिषेक हो जाता है और भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उनके बीमार होने के कारण फिर 15 दिन वो विश्राम करने चले जाते हैं। ऐसे में 15 दिन उनका लगातार सुबह दोपहर शाम उपचार औषधि यानी जड़ी बूटियों के साथ उनका एक औषधि काढ़ा बनाया जाता है, उनको भोग में काढ़ा लगाया जाता है। 15 दिन लगातार उन्हें समय समय पर काढ़ा दिया जाता है और ताकि वो स्वस्थ हो सके। स्वस्थ होने के बाद फिर वो आते हैं। पूरे देश भर में जगन्नाथ बाबा का मेला जो लगता है वो रथ यात्रा के मेले के नाम से मशहूर है। तो ऐसे में पूरे देश भर के लोग रथ यात्रा के मेला देखने निकलते हैं और बाबा जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करने निकल जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि यह मान्यता है कि रथ यात्रा मेले के ठीक 15 दिन पहले बाबा को 51 कलशों के साथ जलाभिषेक किया जाता है और तमाम तरीके के भोग लगाए जाते हैं। तो ऐसे में बाबा को सर्दी हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन लगातार वो विश्राम करते हैं और सिर्फ जड़ी बूटी के बनाए गए औषधि और उनके काढ़ा का सेवन करते हैं, वही उनका प्रिय भोग होता है। ऐसे में उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो यहाँ के भक्त उन्हें पालकी में निकालते हैं और जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें घुमाकर देश भर के भक्तों को दर्शन कराते हैं। और वही देश भर के भक्त भी सड़क पर निकलकर बाबा के उस दिन दर्शन करते हैं। बाबा जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करते हैं और अपने परिवार के कल्याण की कामना भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र श्रीवास्तव के साथ प्रहलाद गुप्ता, JK 24/7 के लिए वाराणसी से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहमदाबाद जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स को अब बहाल कर दिया गया है। अभी तक फ़्लाइटों को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद से निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब सभी फ़्लाइटों को बहाल कर दिया गया है। दरअसल अहमदाबाद का रनवे और अहमदाबाद के एयरपोर्ट को बंद किया गया था एयर इंडिया के प्लेन के क्रैश होने के बाद। इस दुखद घटना होने के बाद तकरीबन
8 घंटे से ज़्यादा एयरपोर्ट को बंद रखा गया और लगभग इसमें जो यात्री लखनऊ से अहमदाबाद जाने थे या और स्टेट से अहमदाबाद के लिए जाने थे, उन सभी को कहीं ना कहीं समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ा। मगर इस घटना के होने के बाद सभी ने एयरपोर्ट स्टाफ को, साथ ही साथ एयरलाइंस स्टाफ को पूरा सपोर्ट किया और एयरलाइंस की देरी होने को लेकर के कहीं पर भी कोई घटना सुनने को नहीं आई। अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि कोई भी फ़्लाइट के डिले होने या कैंसिल होने से उसको लेकर के जो यात्री होते हैं उन्हें सूचना ना मिलने को लेकर के और तमाम इस तरीके की शिकायतें देखने को मिलती हैं। मगर एयर इंडिया की इस दुखद घटना के बाद कहीं ना कहीं अब जाकर के जो लखनऊ से अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं उन सभी को बहाल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्लाइट्स की चेकिंग को लेकर के अब अमौसी एयरपोर्ट्स में भी विशेष अभियान शुरू हो गया है। ग्राउंड स्टाफ से लेकर के क्लियरिटी स्टाफ तक सभी को चौकन्ना रहने को कहा गया है और ये कहा गया है कि प्लेन्स की ग्राउंड स्टाफिंग को बेहद सतर्क रहना होगा, किस तरीके से इंतज़ाम जो होते हैं फ़्लाइट्स को क्लियरिटी दे करके चेक करके आगे भेजने के, उन तमाम चीज़ों को फिर से देखा जाए, सबको रिवाइज किया जाए, जो पुराने प्लेन हैं उनका बायोडेटा दिया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से भी यह कहा गया है कि कोई भी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए सभी फ़्लाइट्स की चेकिंग स्टाफ को विशेषकर ध्यान देना होगा। तमाम बातों को देखते हुए अब लखनऊ एयरपोर्ट में भी इस चीज़ की निगरानी की जा रही है कि कौन से प्लेन्स पुराने हैं, कौन सी फ़्लाइट्स कौन सी कंपनी के पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के अब कहीं ना कहीं सतर्कता बढ़ गई है। लेकिन अहमदाबाद में हुई इस दुखद घटना से पूरा देश दुखी है और साथ ही साथ इस देश में इस बात को लेकर के भी दुख है क्योंकि तमाम लोग 200 से भी ज़्यादा लोग इस पूरी घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, उन सभी के परिवारजनों के साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की और जो घायल हुए हैं उन सभी से अस्पताल में मुलाकात भी की। अब लखनऊ से सभी एयरपोर्ट से सभी फ़्लाइट जो हैं वो अहमदाबाद जाने के लिए बहाल कर दी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर में एक बहुत अहम खबर है। सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी में घमासान चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी यूँ कि अजय राय आजकल नाराज़ हैं जब से मनोज यादव को कुछ वर्ग कुछ विंग का बाकायदा प्रभारी बनाया गया है। अब ये गुटबाजी किस लेवल पे जाती है, क्योंकि अजय राय को राहुल गांधी की तरफ से समर्थन मिलता है। प्रियंका गांधी का जो गुट है वो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की बात करने की कोशिश करता है। संदीप जो प्रियंका गांधी के सारे राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उनके एक तरह से पीए भी हैं, उनको जो है बाकायदा उनकी पार्लियामेंट्री क्षेत्र केरला तक सीमित कर दिया गया है। मगर संदीप ही सारे फैसले लेते हैं। अभी संगठन में जो जिला अध्यक्ष की सूची आई ज़्यादातर संदीप के लोग हैं। तो ये दो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में। ये कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का पूरा जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि अजय राय का जो गुट है क्या वो मजबूती के साथ उसी तरीके से खड़ा है उत्तर प्रदेश में। अजय राय लगातार केंद्र नेतृत्व के संपर्क में है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकातें करते हैं। इस दौरान 15 दिन में कई बार दिल्ली में वो गए और मुलाकातें की, अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने इशारा किया 2027 तक अजय राय ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। मगर स्टेट में जिस तरह से ग्लैमरस चेहरा अजय राय का उभर के आया है, तो जाहिर सी बात है हर पार्टी में गुटबाजी होती है दूसरे चेहरे को डाउन करने के लिए, अपने चेहरे को उजागर करने के लिए। मगर अजय राय एक बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा, बहुत ज़्यादा वोट लेके आए, कम अंतर से नरेंद्र मोदी जीते हैं। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं कि अजय राय बीजेपी के संपर्क में है। अजय राय ने ऑफिशियली तौर पे कई बार मीडिया से बयान दिया है कि मैं किसी के संपर्क में हूँ, मैं एक सिपाही हूँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, सदैव उनका सिपाही रहूँगा। इस तरह से जो गुटबाजी है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है।
इस गुटबाजी को, इन कमियों को, इन दूरियों को किस तरह से गांधी परिवार दूर करता है, शीर्ष नेतृत्व दूर करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के दूर करते हैं, ये देखने वाली बात है। अजय राय के कॉन्फिडेंस को कैसे गांधी परिवार बढ़ाता है, क्योंकि अजय राय ब्लॉक स्तर से विधानसभा स्तर से सांसद के क्षेत्र तक हर जगह कांग्रेस पार्टी में अपने संगठन के लोगों को प्रभारी बना के भेजते हैं, प्रवास कराते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सन 1979 के बाद पहली बार बूथ स्तर पे इस तरह से कांग्रेस काम कर रही है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, जैसे एनडी तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से, एनडी तिवारी कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो उनकी ही कार्यशैली इस तरह की काम करने की थी, वही कार्यशैली अजय राय ने भी अपना ली है। अब देखने वाली बात है कि अजय राय का गुट इस सियासत की पटकथा में, कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसमें ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, या उनके मुखालिफिन जो उनको गिराने में लगे हैं, उनके सियासत को डाउन करने में लगे हैं, वो कामयाब होते हैं। अब आने वाला कल बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं हूं मनीष कुमार। अभी जो है बिहार की राजनीतिक में जो काफी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में जो है समस्तीपुर के सांसद संभावी चौधरी ने जो जनस्वराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको ने चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो समस्तीपुर से आकर जो है चुनाव लड़के दिखाए। इसी कड़ी में जो है प्रशांत किशोर ने भी जो है संभावी चौधरी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी उनको टिकट खरीद कर दिए थे तो वो चुनाव लड़े, लेकिन मैं जो है जनता की राज चुनना चाहता हूं। बिहार में जो है जनता की राज बनेगा, खुद जो है मैं समस्तीपुर से चुनाव लड़ूंगा और जनता का राज कायम होगा, मैं चुनाव जीतकर मैं जनता जिताएगी। इसी कड़ी में जो है प्रशांत किशोर ने जो औरंगाबाद की धरती से गजर से भी जो है एनडीए गठबंधन पर जो काफी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा है कि बिहार के वोट से जो है दिल्ली के सत्ता बनते हैं और दिल्ली के जो एनडीए घटक के लोग हैं वो गुजरात में जो उद्योग लगाते हैं। कहीं ना कहीं जो है बिहार में हम जो है जनता के राज देखना चाहते हैं, जनता का सुंदर राज देखना चाहते हैं, ताकि बिहार में उद्योग लगे। कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री जो है बिहार के जनता को गुमराह करके रख दिए हैं। उन्होंने जब बिहार आए तो वंदे भारत ट्रेन का घोषणा किए थे कि यहाँ से युवा जो है गुजरात जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ औरंगाबाद की धरती से प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि इस बार अगर जनता अगर जो है जनता का राज अगर देखना चाहते हो तो इस बार जो है आप अपना बेटा का, अपने भाई का भविष्य के लिए जो है एक बार जनस्वराज के वोट दे। प्रशांत किशोर काफी मतलब जो है आक्रोश में थे, गुस्से में थे और सभी को जो है संबोधन कर रहे थे। इसी कड़ी में जो है एनडीए गठबंधन में मैं बात करूं तो अभी तक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो है घमासान मचा रखा है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और अभी तक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं हुए हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से जो है कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब देखना है कि दोनों में, या इधर सम्राट चौधरी का भी घोषणा हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यानी कोई भी पार्टी क्लियर नहीं कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। लेकिन कल जो है इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो सर्वसम्मति से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग जो है चुन लिए हैं। इंडिया गठबंधन के नेता जो है मोहर लगा दिए हैं कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन का तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है इशारों में कहा है कि सभी घटक दलों को, जो हमारे घटक दल है सभी को 243 विधानसभा पर जो है तैयारी करिए। जो जहां से जिसका जो सीट शेयरिंग होगा वहां पर उसको दिया जाएगा, वहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं जेके 24x7। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की, जहां दबंग ससुराल पक्ष ने एक युवक को प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें पूरा मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र के अतरार गांव का, जहां पर दबंग ससुराल पक्ष ने अपने बहनोई के यहाँ घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करी, जिससे तंग आकर उस युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। जैसा कि बता दें, इस मामले को लेकर जो परिजनों का आरोप है कि परिजन कि ससुराल पक्ष के लोग जीजा, साले और उसकी माँ और पत्नी उसके घर पहुंचते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट उसको घर से निकाल कर करते हैं, जिसके बाद उसकी माँ बीच बचाव के लिए आती है और बीच बचाव के दौरान ससुराल पक्ष के लोग उसकी माँ के साथ भी मारपीट करते हैं। इसके बाद माँ
थाने पहुंचती है जहां पर वो शिकायत करती है, लेकिन पुलिस समय से नहीं पहुंचती है, लेकिन वो लोग उस तरीके से उसके साथ मारपीट करके वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद मां घर पहुंचती है, घर पहुंचते देखती है उसका बेटा फांसी पे झूलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष की दबंगई साफ देखी जा सकती है। और साथ ही इस घटना में जो मेन पहलू खुलकर जो सामने आ रहा है कि मृतक जो जीजा है उसका साला एक लड़की को भगा के लाया था और जीजा उसका विरोध कर रहा था कि वो साला अपने बहनोई के यहाँ अपनी पत्नी को रखने के लिए विवश कर रहा था और उसका जीजा इस बात का विरोध कर रहा था, जिसके चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़े। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर पुलिस इन साले और ससुराल पक्ष पर क्या कार्रवाई करती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के इस तरीके हालात देखने को मिल रहे हैं कि आए दिन पत्नियों पर इस तरीके का अत्याचार ससुराल पक्ष हो या उनकी पत्नी करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत आम जनता के लिए भी ये सबक का सबब बनती जा रही कि आखिर पति करे तो क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे। मुकेश कुमार, JK 24/7, हमीरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। मैं वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। आज एक ऐसे इशू को लेकर है, आज जो खबर है वक्फ बोर्ड के इशू को लेकर है। 15 मार्च को जो सज्जादा नशीन जो अलीउल हुसैनी साहब कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का अहदा संभालते हैं, लेकिन उस 15 तारीख से आज तक यहाँ पर बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही है। क्या इसके पीछे भी कोई सियासी चाल चल रही है या रियासती सदर जो अलीउल हुसैनी साहब को नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि हर वक्त ये तीसरी मर्तबा है कि बोर्ड के अराकीन जो है, जो मेंबर्स हैं, वो बोर्ड की मीटिंग के दौरान वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई सियासत चल रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? जो कर्नाटक के मुसलमानों के जो मसाइल होते हैं, जो वक्फ बोर्ड के इशूज को लेकर, कब्रस्तान, मस्जिद, दायरा, ऐसे बहुत सारे इशूज को लेकर जो बोर्ड मीटिंग कायम होती है, उसी मीटिंग में जो भी मसाइल है मुसलमानों के हल किया जाता है। लेकिन ये तीसरी मर्तबा है यहाँ पर हर वक्त यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग को यहाँ पर टाल दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? क्यों ऐसी सियासत चल रही है? कर्नाटका में, खासकर कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को मुसलमानों ने 100% वोट देकर जिताया है। क्या यही उसका तोहफा है कि वक्फ बोर्ड के इश्यूज को लेकर इसको टाल मटोल किया जा रहा है? अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वक्फ बोर्ड की मीटिंग जो होती है या नहीं। आखिर वक्फ के जो मिनिस्टर हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सिद्धरामैया को चाहिए कि वक्फ के मसाइल पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल बोर्ड के अंदर पेंडिंग है। कई सालों से मुतवल्लिज और कमेटी को के काम बहुत सारे पेंडिंग से, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह क्या है? आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि अब ये जो कल जो मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर 16 तारीख को रखा गया है, या 16 तारीख को भी मीटिंग होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। उत्तर प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज मौसम का मिजाज बदला है। इस मौसम के मिजाज ने लोगों को राहत की सांस दी है। आपको बताते चलें कि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों के सामने राहत की लोगों ने सांस ली है, जिसमें अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत समेत कई जिले हैं जहां पर बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों के सामने बड़ी राहत मिली है। चूंकि इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है और लोगों के सामने अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग इस दौरान घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बीमार होकर भी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में जो मौसम ने अपना मिजाज बदला है, उससे लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है। आज भीषण हुई बरसात के दौरान कई जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहां पर जो सब्जियों की मंडियों में जो सब्जी रखी थी वह भी बहती हुई नजर आई, जिससे लोगों के सामने राहत की सांस लोगों को मिली है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 8 लोगों की हीट वेव के कारण मौत भी हो गई थी। तो वहीं आपको पिछले अगर 24 घंटे की बात करते चलें तो जो कल गुरुवार का जो दिन था वो काफी गर्म रहा था और जो टेम्परेचर है वो झांसी में 44 के पार पहुंच गया था। वहीं
अन्य जो कई जिले हैं वहां 40 के पार पहुंच गया था, जिससे लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लेकिन आज मौसम का मिजाज बदलने से लोगों के ने राहत की सांस जरूर ली है। JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।